हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस। आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरपुर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक है, अंसाल पेपर को हल करते हैं, क्योंकि परीक्षा से पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट सेट है, इसलिए आप इसको हल करिए। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, किसका क्या क्या आंसर है। तो देखिए 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 15 मिनट पढ़ने के लिए रहेंगे। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी के सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका आंसर इन पैसेज रहेगा। इससे पहले हम इसका मॉडल पेपर भी जो वेबसाइट पे दिया भी गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड को, उसको भी हल किए हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए वीडियो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलिए पूरा कंप्लीट पेपर हल करते हैं। पहले देखिए, यू आर लिविंग इन एन एज, ये अनसीन पैसेज है। अगर आप अग्रवाल कंपनी का मॉडल अंसाल पेपर लिए होंगे तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो पहले अनसीन पैसेज दिया गया है, इसका आंसर जो है देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद जो है इसमें से खोजना होगा। तो कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। दो दिया है, फिलहाल एक ही आपको परीक्षा में आएगा, मॉडल पेपर में एक ही बताया गया था, इसमें आर करके दे दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो कम से कम एक इसका पहले हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन देखेंगे, पूरा कंप्लीट पेपर देखेंगे, पूरा ग्रामर पोर्शन हल करा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले पैराग्राफ को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद क्वेश्चन को उसमें से हम खोज लेते हैं। क्योंकि दो तरीके हैं हल करने के, एक तो पहले आप पढ़िए, कुछ तो समझ में आएगा, अगर पूरा अर्थ नहीं आ रहा है तो उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका आंसर जान लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर भी खोज सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कीवर्ड होते हैं, कुछ कीवर्ड को हम ध्यान देते हैं, वही उसमें से जब पढ़ते चले जाते हैं तो जहाँ मिलता है तो उससे हम मैच करके अपने हिसाब से बना के लिखते हैं। तो ये दो तरीके हैं इसको हल करने के लिए, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं पीछे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला आंसर पैसेज है, यू आर लिविंग इन एन एज। इसका अर्थ हम जल्दी से बता दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं, व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, जब औरतों के लिए अत्यधिक अवसर हैं, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में। तो आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि औरतों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में बहुत से अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को आवश्यकता है, रिक्वायर्स मीन्स नीड्स, आवश्यकता है वुमेन, औरतों की, ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स, अनुशासित मस्तिष्क वाली, एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, और नियंत्रित व्यवहार वाली। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क, माने आपके कार्य की लाइन में से रेखा, यानी कि कार्य की रूपरेखा चाहे जो कुछ भी हो, यू अंडरटेक, जिसे आप अंडरटेक मीन्स बिगिन, शुरू करना, आप यानी कि चाहे जो काम शुरू करो उसकी कार्य की रूप रेखा चाहे जो हो। यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड, तुम्हें ब्रिंग टू इट इसमें लाना होगा ऑनेस्ट, ईमानदार, डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित मस्तिष्क। यू विल देम सक्सीड, यहाँ देम नहीं होना चाहिए, देना है। यू विल देन सक्सीड, तब तुम तब क्या होगा, सक्सीड माने सफल हो जाओगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और तुम्हें अपने काम का आनंद प्राप्त होगा। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा की बात करें तो, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक कि लड़कियों की शिक्षा की कंसर्न माने संबंध है या सवाल है, इज़ नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, यह काफ़ी व्यापक नहीं है। वाइड स्प्रेड माने व्यापक, इनफ काफ़ी। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक संस्था विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो योगदान देती है, टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा में, इसलिए जो भी संस्था लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, यानी कि लड़कियों की शिक्षा को दे रही है, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इंकरेजमेंट, वह वर्दी है, योग्य है, रिकॉग्निशन पहचान के, रिकॉग्निशन पहचान या मान्यता, इंकरेजमेंट माने प्रोत्साहन, तो वह कह रहे हैं कि मान्यता और प्रोत्साहन के योग्य है। कहने का मतलब जो भी गर्ल्स एजुकेशन में बढ़ावा दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उसको उसकी मान्यता होनी चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बट आई एम कॉन्शियस दैट, लेकिन कॉन्शियस माने एहसास होना, जागरूक होना, सचेत होना, लेकिन मैं इस बात के लिए जो है कॉन्शियस हूँ, मतलब इच्छुक हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि जिस प्रकार की शिक्षा इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो दी जाती है, द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि वह उस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मस्ट होता देना, ठीक है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह न केवल विस्तृत होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि इसमें गहराई भी होना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट जो दिखा है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, MPARTED, इंपॉर्टेंट मीन्स गिवन, जो दी जानी चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो दी जाती है या प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड एंड बट शुड आल्सो बी डीप, वह न केवल व्यापक होनी चाहिए बल्कि इसमें गहराई भी होना चाहिए। गहराई मतलब गहन ज्ञान देना चाहिए। वी आर लाइकिंग इन डेप्थ, हमारी शिक्षा में गहराई की कमी है, मतलब गहन नॉलेज देना चाहिए, डीप नॉलेज देना चाहिए। वी मे बिकम लर्नेड, हम ज्ञानी हो सकते हैं, एंड स्किल, और दक्ष हो सकते हैं,
बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ्स, लेकिन यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, यह लिव्स नहीं लाइव्स पढ़ा जाएगा, लाइव माने जीवन होता है, लाइफ का बहुवचन। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का पर्पज नहीं, उद्देश्य नहीं है और लाइव्स, तो हमारा जीवन देमसेल्फ स्वयं में बिकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लाइंड माने अंधकार में, यानी कि अंधकार से भरा हुआ हो जाएगा। ब्लंडरिंग माने फुल ऑफ मिस्टेक्स, गलतियों से भरा हुआ हो जाएगा। एंड बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, कड़वा मतलब दुखपूर्ण हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन थे। तो इसमें क्या कहा गया, चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग गिवन टू द वुमेन इन आवर कंट्री इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में हमारी औरतों को क्या अवसर दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसको पढ़ें आप। इसमें क्वेश्चन एक बार आप अपने आप खोजने का प्रयास करिए, फिर नहीं आएगा तो मैं बता ही रहा हूँ। आप इसमें देखिए, अगर आपको अर्थ आ रहा है तो ठीक है, अर्थ नहीं आ रहा तो टेंशन एक पैसे का ना लीजिए, आप केवल कीवर्ड पकड़िए। अपॉर्चुनिटीज गिवन वुमेन इन आवर कंट्री, क्या दिया गया है, तो अपॉर्चुनिटीज गिवन, ये आप ठीक है कीवर्ड है, आप इसमें देखिए। अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, पहले लाइन में, यू आर लिविंग इन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज आएगा, अपॉर्चुनिटी के बाद दिया क्या दिया गया, तो आप इसका आंसर यही लिख दीजिए कि देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यही आपका मेन आंसर है पहले का, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप वाक्य बना पाते हैं तो आपको 3 के तीनों नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे तो सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, तब भी आपका सही हो जाएगा। हो सकता है आपको 1 नंबर कम मिले, 2 नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन तब भी, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिससे प्रश्न के हिसाब से आप कहेंगे द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अवसर बता दीजिए कि विच आर बीइंग गिवन टू द वुमेन इन आवर कंट्री इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, जो अवसर हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कहना कि इज दैट, यह है कि यहाँ से आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ से ही लिख सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए ना, तो डायरेक्ट बता दीजिए देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन से लेके यहाँ से आप वुमेन से मत लिखिए, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तक लिख दीजिए, आपका सिंपली यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम सरल तरीका। बाकी आप इसमें से भी आप बना सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटीज़ आर बीइंग गिवन टू द वुमेन इन आवर कंट्री, ठीक है, इन द प्रेजेंट टाइम, इतना आप लिख सकते हैं इसमें से। उसके बाद आप लिख सकते हैं, यहाँ से जोड़ दीजिए प्रेजेंट टाइम तक, द अपॉर्चुनिटीज़ से लेके आप प्रश्न से लिख लीजिए पूरा। उसके बाद आप दूसरे तरीके क्या है कि लिखने का, उसके बाद इन से यहाँ जोड़ दीजिए, इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वर्तमान समय हमारे देश में औरतों को जो अवसर दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ हैं बता दीजिए, इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इस तरह से अपॉर्चुनिटी से टाइम तक लिखने के इन से जोड़ दीजिए, या फिर देर से जोड़ दीजिए, देर से लिख दीजिए, कुछ मत प्रश्नों से लिखिए, तब भी ये दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं आंसर देने का। व्हाट इज मीन ऑफ फ्रेज ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर। ब्लाइंड माने अंधकार में, ब्लंडरिंग गलतियों से भरा हुआ, गलती करने वाला, बिटर माने दुखपूर्ण। इनका क्या मतलब है, अंग्रेजी में आपको फ्रेज का मतलब बताना। तो अर्थ जिस हिसाब से यहाँ निकलेगा वही आपको बताना। तो देखिए कहाँ है ब्लाइंड, जहाँ है अभी आप पढ़े थे, फिर से पढ़ते चले जाइए। एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी रिक्वायर्स सक्सीड इन आवर सोफाइल कंसिक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए लास्ट में दिया गया है देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड। तो कहना है कि यदि इफ़ डू नॉट हैव सम का, यदि हमें जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, स्वयं में अंधकार में, ठीक है, गलतियों से भरा हुआ दुखपूर्ण हो जाएगा। तो आप इसको अंग्रेजी में फ्रेज का मतलब बता दीजिए। ब्लाइंड मतलब अंधा होता, अंधत होगा नहीं, अंधत मतलब यहाँ अंधकार में होगा, अंधकार से भरा हुआ। ब्लंडरिंग, ठीक है, गलती करने वाला, यानी कि गलतियों से भरा हुआ। तो जीवन की बात करेंगे जी, तो आपको इसको ऐसे लिख देना है। तो बता देना कि ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर मीन्स, ठीक है, इसका मतलब होता है मीन्स, इतना लिख देना। कम मीन्स मतलब है, अब यहाँ से आप इन तीनों का एक्सप्लेन कर देना। अब लिख देना ब्लाइंड का मतलब लिख देना फुल ऑफ डार्कनेस, फुल ऑफ डार्कनेस, ठीक है। जैसे यहाँ कामा, आप कामा लगा दीजिए। ब्लंडरिंग मतलब होता है, ठीक है, मिस्टेक्स, फुल ऑफ मिस्टेक्स कर दीजिए, गलतियों से भरा हुआ, फुल ऑफ मिस्टेक्स। 2 बार कामा करके आप फुल ऑफ मिस्टेक्स कर देंगे, या फिर आप डार्कनेस बाद कामा करके मिस्टेक्स कर देंगे, तब भी ये फुल ऑफ कॉमन मान लिया जाएगा, चल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ बीटर के लिए भी आप यहाँ भी आप एंड लगा दीजिए, एंड करके बीटर माने होता है दुखपूर्ण, सारोफुल कर देना, सारोफुल, बस हो गया, क्लियर। चलिए आगे।
तो हो जाएगा ब्लंडरिंग एंड बिटर मतलब फुल ऑफ डार्कनेस, फुल ऑफ ब्लंडरिंग का मतलब फुल ऑफ सीरियस मिस्टेक्स करने, सीरियस भी लगा सकते हैं, गंभीर गलतियों से भरे हुए, खाली मिस्टेक्स कर सकते हैं, फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड सारोफुल, दुखपूर्ण। आगे देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन। तो इतना आप तीनों का मतलब अंग्रेजी में लिख देंगे तो 3 नंबर पा जाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डज द राइटर रिकमेंड फॉर अस इन दिस, इससे इस निबंध में लेखक हमें क्या शिक्षा दे रहा है। तो शिक्षा देखिए यहाँ क्या दिया दे रहा है, तो देखिए यहाँ फिर से पढ़ते चले जाएंगे आप, तो आपको पढ़ते हुए मिलेगा। अब यहाँ देखिए दिया गया है एजुकेशन, शिक्षा की बात, एजुकेशन क्या दे रहा है, तो एजुकेशन आप पढ़ते चले जाएंगे तो एजुकेशन देखिए यहाँ मिल जाएगा कीवर्ड, ठीक है, किस प्रकार का एजुकेशन दे रहा है। तो यहाँ पहले वाले में देखिए अपॉर्चुनिटीज़ वाली लाइन से मिल रहा है, एजुकेशन वाली लाइन से, तो एजुकेशन आप यहाँ पढ़ते चले जाएंगे तो एजुकेशन आ जाएगा कीवर्ड, तो यही से आपको लिखना है। तो एजुकेशन क्या दे रहा है, देखिए काइंड भी मिल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, तो कीवर्ड यही पकड़ा करिए, अगर टाइप माने प्रकार, काइंड माने, ठीक है, टाइप ऑफ एजुकेशन या काइंड ऑफ एजुकेशन। देखिए तो जो शिक्षा दे रहा है वही बता दें कि द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इंपॉर्टेंट मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। यही तो हम शिक्षा में दे रहा है लेखक कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है वह उस प्रकार की शिक्षा जो दी जा रही है हमारे संस्थाओं में न केवल व्यापक होनी चाहिए बल्कि उसमें गहराई भी होनी चाहिए, मतलब डीप नॉलेज देना चाहिए। आप बता देना प्रश्न के हिसाब से, काइंड की जगह आप टाइप लिख देंगे और बेटर हो जाएगा। द टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यहाँ से द आथर द राइटर रिकमेंड्स, ठीक है, रिकमेंड्स आप पहले प्रश्न से लिख देना, लेखक सब्जेक्ट द आथर या द राइटर कर देना, डज हटेगा तो रिकमेंड में रिकमेंड्स, इतना प्रश्न से लिख देना। उसके बाद आप लिख देना द काइंड ऑफ की जगह द टाइप ऑफ, ये टाइप लिख देना और बेटर हो जाएगा। द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। लेखक हमें इस प्रकार की शिक्षा की सिफारिश दे रहा है कि जो दिया जा रहा है शिक्षा उसे न केवल गहरा बल्कि, ठीक है, न केवल व्यापक बल्कि गहरा भी होना चाहिए। क्लियर, इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। द ऑथर रिकमेंड्स, उसके बाद द काइंड ऑफ से जोड़िए, काइंड की जगह टाइप लिख देना और बेटर हो जाएगा। द टाइप ऑफ एजुकेशन से लेकर पूरा डीप तक हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड टुडे, समाज को आज किस प्रकार की औरतों की आवश्यकता है। तो सोसाइटी नीड, तो नीड भी आवश्यकता है, सोसाइटी समाज। अब देखिए पढ़ते चलिए सोसाइटी कहाँ मिलेगा और नीड कहाँ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पहले दूसरी लाइन मिली, सोसाइटी नीड्स, सोसाइटी रिक्वायर्स, रिक्वायर मीन्स भी आवश्यकता होता है, तो सोसाइटी मिल जा रहा है, रिक्वायर का मतलब आप नहीं जान रहे तब भी जान लीजिए, यहीं से मिल जाएगा। अर्थ जान रहे दिक्कत नहीं, सोसाइटी रिक्वायर्स कर दीजिए, रिक्वायर्स की जगह, लेकिन बेटर यही होगा आप नीड्स कह दीजिए, क्योंकि प्रश्न में नीड दिया है ना, तो आप नीड कर दीजिए। सोसाइटी नीड, रिक्वायर्ड हट जाएगा, तो रिक्वायर में जैसे एस जुड़ा आप नीड में भी एस कर दीजिए। सोसाइटी नीड्स, उसके बाद वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड माइनर्स, यहाँ माइनर्स तक इसका मेन आंसर है। तो ये आपका जो है टुडे लास्ट में आप जोड़ दीजिए, ठीक है, या शुरुआत में वैसे सोसाइटी नीड्स टुडे द वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स, यहाँ से लिखते चले जाइए एंड रिस्ट्रेंड माइनस तक। चलिए इसका भी आपका आंसर होगा, इतना ही आपको लिखना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। व्हाट इज द वर्ड सेम इन द मीनिंग गिवन पैसेज, पैसेज में किस शब्द का समान अर्थ है, ठीक है। लिमिटेड माने होता सीमित, परवेडेड माने होता व्याप्त यानी फैला हुआ। तो देखिए सीमित या नियंत्रित होता लिमिटेड, तो इसके लिए देखिए लिमिटेड के लिए पहले आप खोजते चले जाएंगे, तो पढ़ते चले जाएंगे तो फिर मिलेगा। तो सोसाइटी ने वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रेस्ट्रेंट माने, रेस्ट्रेंट माने नियंत्रित होता है, नियंत्रित मतलब क्या होता है, जो लिमिटेड रहे नियंत्रित या सीमित के लिए लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेड का रेस्ट्रेंट हो जाएगा, आप बिल्कुल यहाँ लिख लेना, लिमिटेड मीन्स जो है रेस्ट्रेंट, क्या हो जाएगा रेस्ट्रेंट। तो आराम से लिमिटेड का मतलब आप यहाँ से रेस्ट्रेंट जो है कर देना, ये वाला आगे। लिमिटेड मीन्स, अब परवेडेड मीन्स क्या, परवेडेड माने व्याप्त, फैला हुआ, व्यापक होना यानी कि, तो इसका हो जाएगा आपका परवेडेड का मतलब हो जाएगा वाइड स्प्रेड, व्यापक, बस वाइड स्प्रेड। तो इस तरह से आप लिख देना आराम से, लिमिटेड मीन्स कंट्रोल, परवेडेड मीन्स वाइड स्प्रेड। अब देखिए व्हाट टाइप ऑफ व्हाट इज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन पैसेज, अनवर्दी का अपोजिट पूछ रहा है, क्या होगा अनवर्दी का अपोजिट। आप पढ़ेंगे तो आराम से वर्दी जान ही रहे हैं, लेकिन आपको जो है इसमें से आपको पैराग्राफ से आपको बताना है कहाँ वर्दी आया है। तो अब देखिए वर्दी यहाँ आ गया है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, पढ़ते चले जाएंगे। तो अनवर्दी मीन्स वर्दी, अपोजिट अनवर्दी,
ठीक है, द अपोजिट ऑफ अनवर्दी इज वर्दी हो जाएगा। यहाँ से ले अपोजिट इन द मीनिंग गिवन पैसेज अनवर्दी इज वर्दी। व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट विच द राइटर इज स्पीकिंग टू। वह क्या विषय है जिसके बारे में लेखक जो है बोल रहा है। आप देखिए, तो स्पीकिंग टू, द राइटर इज स्पीकिंग टू, किसके लिए बोल रहा है। अब मतलब ये बताना टाइटल टाइप में है कि किस चीज़ के बारे में इसमें कहा गया है। तो आप बता देना कि सीधी सी बात पूरा पढ़ते चले जाओगे। वोमेन के बारे में बात की जाए, समाज में किस प्रकार की औरतों की आवश्यकता है, उनका क्या पोजीशन है, शिक्षा उनकी कैसी होनी चाहिए, मेन फोकस उन्हीं के लिए है। आप लिख देना वोमेन्स एजुकेशन। ठीक है, वोमेन औरतों के लिए कहा गया। ठीक है, तो आप ऐसे बता देना कि सिंपली आप द सब्जेक्ट अबाउट विच द राइटर इज स्पीकिंग टू इज वोमेन्स एजुकेशन कर देना। क्या कर देना, वोमेन्स एजुकेशन। एजुकेशन की बात की जा रहा है, वोमेन की बात की तो वोमेन्स एजुकेशन। ठीक है, आप टाइटल ये बताना वोमेन्स एजुकेशन, औरतों की शिक्षा के बारे में बताएगा, या द एजुकेशन ऑफ वोमेन भी कह सकते हो। क्लियर। अब देखिए एक ही पैसेज इस तरह से आपको करना होगा। आगे एक और पैसेज दिया है हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में दिया गया, आपको एक ही करना है, इसलिए एक बता दिया आपको। अच्छा, हम आपको एक ही करना होगा, लेकिन दूसरा भी दिया है तो दूसरा भी हम स्पीडली बता दे रहे हैं। आप इसको पढ़ के वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन दूसरे वाले में क्या गया, डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं प्रश्न के हिसाब से। पहले प्रश्न पढ़ के, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी डिस्पाइट बीइंग मेनी चेंजेस। कई परिवर्तन के बावजूद भी हिंदू सभ्यता, ठीक है, कैसे रिटेन बनाए रखेगी कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता। हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को कई परिवर्तन के बावजूद भी कैसे बनाए रखेगी। तो अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। सही आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पढ़ते चलेंगे, हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। इस तरह से कीवर्ड पकड़िए, रिटेन, कंटिन्यूटी, हिंदू सिविलाइजेशन। इस तरह से आप नहीं भी जानते रहेंगे तब भी आप कर ले, बनाए रखेगी। कैसे बनाए रखेगी, ये हमारा बताया जाए, बनाए रखेगी अपनी निरंतरता। अब आगे बताया जाए ना कैसे बनाएंगे। भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड उपनिषद मैन ऑफ थॉट। ये आपका जो है मेन आंसर हो गया, पहले का आंसर यहाँ से भगवद गीता। ठीक है, बता देना कि हिंदू सिविलाइजेशन अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, एज करके यहाँ से जोड़ देना, क्योंकि भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, कर्मशील व्यक्तियों को प्रेरणा देने का काम नहीं सीज करेगी, यानी बंद नहीं करेगी। एंड उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को, ठीक है, प्रेरणा देने का काम नहीं रोकेगी। तो ये आपका मेन आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डज द मीन ऑफ एक्सप्रेशन लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट। पश्चिम के श्रम बचाने के डिवाइसेज माने साधनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप इसको पश्चिम के श्रम बचाने के जो साधन है यहाँ, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि मतलब ये मशीनीकरण का उपयोग होता है, लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट। तो इसमें जैसे मशीन का ज़्यादा प्रयोग होने से मतलब श्रम जो है बचा है मनुष्य का। जैसे JCB वगैरह देखिए, जो सब सारेल बम्फर्ड होता है, ये सब पश्चिम के, ठीक है, वैज्ञानिक ने बनाया है, जापान के थे। तो इस तरह से ये बहुत सारे मशीनीकरण, आज मनुष्य जो लोग बहुत ज़्यादा मनुष्य लगते हैं काम करने में, मशीन से काम हो रहा है, तो वो सब इसका प्रयोग है। तो इसका मीनिंग हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट मीन्स आप क्या लिखेंगे, आप इसका मीन्स लिखेंगे यूज ऑफ मशीन। क्या लिखेंगे, यूज ऑफ मशीन। ठीक है, यूज ऑफ मशीन, यूज ऑफ मशीन फॉर सेविंग हार्ड लेबर। ये आपका आंसर होगा इसका। इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ मशीन फॉर सेविंग हार्ड लेबर। अगर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन दैट कैन चेक द पीपल डिविएटिंग फ्रॉम द पथ ऑफ साइलेंस। वे क्या हैं सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन, प्रेरणा के स्रोत क्या हैं, दैट कैन चेक पीपल, जो लोगों को रोक सकती है, फ्रॉम डिविएटिंग माने ध्यान भटकने से, ऑफ फ्रॉम द पथ ऑफ साइलेंस, शांति के मार्ग से। ठीक है, विचलित होने से उनके लोगों को रोक सकती हैं। वे प्रेरणा के स्रोत क्या हैं जो शांति के मार्ग से विचलित होने के लिए, ध्यान भटकने से लोगों को रोक सकती हैं। तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो देखिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसका भी आंसर जहाँ से आप पहले लिखे थे, द भगवद गीता विल नॉट सीज से लेके उपनिषद तक आप लिख देना। ठीक है, कि मतलब भगवद गीता लोगों को प्रेरणा देने का काम नहीं रोक, कर्मशील व्यक्तियों को प्रेरणा देने का काम नहीं रोकेगी, उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को प्रेरणा देने का काम नहीं रोकेगी। ये भी लिखना है, और थोड़ा सा इसमें और लिखना है, पीपुल विल स्टिल लव, लोग अभी भी क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। लास्ट में यहाँ जो है, यहाँ से आपको लिखना, नीचे से यहाँ से लिखते चले जाना है, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ महाभारत एंड रामायण। ठीक है, लोग अभी प्रेम करते रहेंगे, पसंद करते हैं। टेल्स माने कहानी या हीरोज नायकों की, महाभारत एंड रामायण। एंड लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पूर्वा एंड उर्वशी। और दुष्यंत और शकुंतला, पूर्वा और उर्वशी ये कालिदास के नाटक के पात्र हैं। ठीक है, ये दुष्यंत और शकुंतला कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के, ये दोनों जो है पूर्वा और उर्वशी विक्रमोर्वशी इनके पात्र हैं। तो
कह रहे हैं कि इनके भी लफ्ज़ मतलब प्रेम कहानियों को भी लोग पसंद करेंगे। तो इस तरह से जो प्रेरणा देने का काम ये करते रहेंगे हमारे जो ग्रंथ है प्राचीन। तो इस तरह से उर्वशी तक इसका लिखना है। पीपुल विल स्टिल लव से यहाँ तक प्लस जो पहले का आंसर था उसको दोनों मिला के लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच यूजलेस कस्टम्स इन इंडिया कल्चर हैज़ बीन डिस्कार्डेड। भारतीय संस्कृति में कौन सा बेकार की प्रथा डिस्कार्डेड माने त्याग दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको आंसर। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इसमें कस्टम्स जो है ऐसी कुरीतियाँ जो थी भारत में पहले थी वो व्याप्त डिस्कार्डेड में त्याग दी गई। तो यहाँ देखिए लिखा गया मच दैट वाज एंशिएंट कल्चर हैज़ बीन पेरिश, पेरिश में नष्ट कर देना यानी त्याग दिया गया है। तो यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा, कीवर्ड है। इसके बाद जो लिखा गया है ना यही आपको लिखना है। यहाँ से आपको द एक्स्ट्रावैगेंट एंड बार्बरस हैक्टम्स ऑफ वैदिक एज हैव लॉन्ग मीन्स फॉरगॉटन। ठीक है, ये फॉरगॉटन है, देन नहीं है, डबल टी रहेगा। करेक्ट, फिजूल खर्ची और असभ्य बलि एक्टमिस बलि प्रथा वैदिक अब वैदिक युग की बलि प्रथा ये लंबे समय से फॉरगॉटन भुला दी गई है यानी कि छोड़ दिया गया है। और क्या क्या चेंजिंग हुए हैं एनिमल सेक्रीफाइस, ठीक है, कंटिन्यूस कुछ संप्रदायों में कह रहे हैं कि एनिमल सेक्रीफाइस है। बीडोज, ये बीडोज हैं, ये सी को डब्ल्यू कर लीजिए, गलत टाइपिंग है। बीडोज हैव लॉन्ग बीन सीक्ड टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स, विधवाओं को उनके पति की चिताओं पर जलने से रोका जाएगा, ये भी चेंज हुए। गर्ल्स में नॉट बी मैरिड इन चाइल्डहुड, बचपन में लड़कियों का शादी नहीं हो सकता, ये भी चेंजेस हुए हैं। और क्या लास्ट में बताएं, इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण ड्रॉप सोल्जर्स विथ लोवेस्ट कॉस्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन एंड टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लव। कह रहे हैं कि बसों और ट्रेनों में ब्राह्मण लोग भी जो है, कह रहे हैं ये नीची जाति के लोग जो हैं, कहने का मतलब वो भी सबसे नीची जातियों के साथ लोवेस्ट कॉस्ट, ठीक है, रब सोल्जर्स कंधे रगड़ते हुए चलते हैं यानी एक साथ चल रहे हैं। विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, गंभीर प्रदूषण की, कॉन्शियसनेस माने भावना, यानी कि गंभीर प्रदूषण की भावना मतलब अपवित्रता की भावना के बिना, कोई छुआछूत की भावना नहीं रख रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं सब लोग साथ साथ। टेम्पल सभी के लिए खोल दिए गए हैं, चाहे जो भी ऊंची नीची जाति के आदमी पूजा कर सकता है। ये सभी जो है इतना सारा इसमें जो है बताया गया है। यूजलेस माने बेकार की प्रथाएं थे पहले, जाति उनको क्या किया, डिस्कार्ड में त्याग दिया। आप इतना पूरा लिख सकते हैं। एक्स्ट्रावैगेंट से लास्ट तक इसका आंसर है। हाँ, इसको आप अपने हिसाब से छोटे में भी कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं कि मतलब कि ये बता देना कि मेन बात की, ठीक है, हाइक्टम्स, ठीक है, एक्स्ट्रावैगेंट एंड बार्बरस हाइक्टम्स ऑफ वैदिक एज, ठीक है। आप बता सकते हैं शार्ट में, और वीडोज, ठीक है, बर्निंग ऑफ वीडोज ऑन देयर हस्बैंड्स पार अपने हिसाब से, और चाइल्ड मैरिज बता सकते हैं, ठीक है, और का अनटचेबिलिटी बता सकते हैं, छुआछूत की भावना, इसको शार्ट में बता सकते हैं। इस तरह से हैव बीन डिस्कार्डेड, क्लियर, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द इंडियन एंशिएंट इंडियन कल्चर्स, ये सभी भारतीय, तो थोड़े में इस तरह से बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति से डिस्कार्ड कर दी। आप इतना थोड़े में बता सकते हैं, बाकी आप नहीं तो पूरा भी लिख सकते हैं मेन। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मेंटेन, मेंटेन किसका अर्थ है, पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है मेंटेन माने बनाए रखना। तो अब देखिए मेंटेन का मतलब रिटेन होता है, शुरुआत में ही आपको बता दिया गया है। शुरुआत में देखिए मेंटेन मीन्स बता देना कि रिटेन माने बनाए रखना, इस तरह से आपको ये भी नंबर मिल जाएगा। देखिए इस तरह से लास्ट क्वेश्चन आपका है, तो इसमें सिरांश पूछा था, एक और नहीं 2 क्वेश्चन है। गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्न के शब्द का एक शब्द लिखें। वन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर जाए उसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसको हम कहते हैं वीडो। क्या कहते हैं, वीडो। देखिए यहाँ वीडो है, सी लिख दिया टाइपिंग से, CW को CU को आप W बना, वीडोज। तो आप कह देना एक शब्द में, उसी में से वन हुज हस्बैंड इज डेड इज कॉल्ड वीडो, आप WIDOW लिख लीजिए, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फ्लोरिश। फ्लोरिश माने फलना फूलना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो फलना फूलना का मतलब नष्ट होना, इसका अपोजिट पैसेज में क्या होगा, इन द पैसेज, पैसेज से ही बताना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पैराग्राफ में दिया गया पेरिस्ट, पेरिस्ट माने होता है नष्ट होना, तो इस तरह से आपको PERISHED हो जाएगा। फ्लोरिस्ट, द अपोजिट ऑफ फ्लोरिस्ट इन द पैसेज इज पेरिस्ट। इस तरह से आप आराम से इजीली जो है अनसीन पैसेज कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका निबंध रहेगा। निबंध 3 में से 1 लिखना है आपको, 100 से 150 वर्ड में, तो आप इसको कर लेंगे। कुछ निबंध इंपॉर्टेंट हम बताए भी हैं, इसका लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ आपको जो है एप्लीकेशन या लेटर लिखना है, तो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हेल्थ ऑफिसर को लिखना है, प्रॉब्लम्स बताना है उनको, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इनसैनिटरी, अस्वच्छता की समस्या की तरफ जो है उनका ड्राइंग अटेंशन, ध्यान दिलाना है हेल्थ ऑफिसर को।
और बिकॉज द केयरलेसनेस ऑफ द स्वीपर्स एंड कंसर्न एम्प्लॉयज, क्योंकि वो सफाई कर्मी जो हैं उनकी लापरवाही आते नहीं हैं और संबंधित कर्मचारी भी नहीं आते हैं। इस तरह से आपको ये बता देना है कि अस्वच्छता की दशा है, डेंगू मलेरिया फैल रहे हैं, मच्छर वगैरह मॉस्किटो फ्लाइज, ये सब बता देना है। उपचार उनके करने के लिए हेल्थ ऑफिसर को बताना है। ठीक, कंप्लेन करना है कि यहाँ के डॉक्टरों को जो हॉस्पिटल है दवा वगैरह उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो इसलिए अब कंप्लेन हम करना है हेल्थ ऑफिसर को। तो इसके बारे में एक्सीलेंट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन हम बता भी सकते हैं आपको। तो देखिए ये सब इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेटर थे हेल्थ ऑफिसर के लिए। आगे देखिए नीचे एक आर करके और दिया गया लेटर लिखना, चाहे आप उसको लिखिए चाहे इसको। इसमें कहा एडिटर को लिखना है नेशनल डेली यानी कि न्यूज़पेपर वाले को। ठीक है, समाचार पत्र का नाम नहीं दिया, आप हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण कुछ भी लिख सकते हो। सो योर कंसर्न ऑन द एक्टिव पॉलिसी ऑफ कंट्री, देश के सक्रिय राजनीति है उसके बारे में आपको चिंता दिखाना है। इस तरह से 2 एप्लीकेशन या लेटर में से एक आपको करना है। और यहाँ 3 आपको निबंध दिए रहेंगे, जैसे प्राइस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, मूल्य वृद्धि, देश में साइंस हैज मेड मैन इट्स स्लेव, विज्ञान मनुष्य को अपना गुलाम बना दिया। साइंस के ऊपर लिखना है इंडिया ऑफ योर, आपके सपनों का भारत। इन तीनों में से किसी एक पर लिखना। हाँ, आर करके देखिए नीचे दिया रहा है, इंक्रीज द, इसको भी लिख सकते हो व्हीकल्स के बारे में। इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स हैज़ कॉज प्रॉब्लम्स लाइक राइजिंग एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक जाम्स, लाइक ऑफ पार्किंग स्पेसेज, रोड्स रेज। ये जो ट्रैफिक के बारे में एक्सीलेंट निबंध दिया गया उसके बारे में लिखना है। उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया हूँ कि मतलब पब्लिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक वगैरह, प्रदूषण हो रहा है ज़्यादा ट्रैफिक के नाते। सोल्यूशन लाइज इन द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही इसका सुझाव ही नहीं था, तो किस हिसाब से प्रदूषण कम हो सकता है। आर्टिकल लिखना 100 से 150 वर्ड में। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का महत्व भी बताना है। यू आर करण और करीना, आपको अपना नाम करण, लड़के हैं लड़की हैं तो करीना बताना है। इस तरह से आप इस तरह से निबंध जो है टॉपिक दे दिए गए आपको हिंट सहित, इसके बारे में लिखो या इन तीनों के बारे में लिखो या लेटर लिखो। तो इम्पोर्टेंट लेटर्स आपको जो है इस तरह से पीछे भी हम मॉडल पेपर में भी कराए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। अब चलिए देखते हैं ग्रामर सेक्शन सी पोर्शन करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जो जीवन के ब्राइट साइड मतलब आशावादी पक्ष की तरफ देखता है, मतलब ब्राइट मीन्स चमकीला, मतलब जीवन में हर तरह चमक दिखाई पड़ती है, यानी आशा। ब्राइट साइड मतलब यहाँ आशा, जीवन के प्रति आशा होकर देखता है, जीवन को आशावादी होकर देखता है, उसको कहते हैं आशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आंसर नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सी ऐसे भी हल करने का टिप्स जान लीजिए कि जान लीजिए कौन नहीं हो सकता, उसको ऑप्शन हटा दीजिए, तब उसके बाद जो बचेगा हो जाएगा। जैसे ऑप्टिमिस्ट में से आशावादी, अब फाइटलिस्ट माने भाग्यवादी, तो ये तो हो नहीं सकता। आशावादी की बात कीजिए, पेसिमिस्ट निराशावादी अपोजिट हो जाएगा, अपॉर्चुनिस्ट माने अवसरवादी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि ब्रदर किल्स हिज सिस्टर सस्पेक्टिंग एट हर रिलेशंस विद समवन, भाई अपनी बहन को मार देता है सस्पेक्टिंग, ये संदेह करते हुए कि उसका संबंध किसी व्यक्ति से है। तो किसी तरह से मार देना तो मार देना, तो यानी बहन की हत्या के लिए एक शब्द खोजना है। तो सोरोरी साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोरोरी माने होता है सिस्टर, होता है, ग्रीक वर्ड से आया है। वहीं मैट्रिसाइड का मतलब होता है माँ की हत्या, मदर रहेगा तो मैट्रिसाइड होगा। सुइसाइड माने सेल्फ, स्वयं की हत्या, आत्महत्या, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। होमिसाइड माने ह्यूमन मतलब नर्स, मानव हत्या। होमिक मतलब ह्यूमन से है, होमोसेपियंस से। तो इस तरह से ये सारे मदर से रिलेटेड हैं, ये खुद की हत्या, ये मानव की हत्या ह्यूमन से है, तो बचा क्या, सोरोरिसाइड। इस तरह से हम चारों बता दिए ताकि कोई किसी तरह से पूछे आपको दिक्कत ना हो। लेम एक्सक्यूज माने होता है व्यर्थ का बहाना, झूठा बहाना, तो इसके लिए होता है फॉल्स प्रिटेंस, ये आपका मुहावरा है। इसका सही करें कि सेलेक्ट राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियमेटिक फ्रेज, सही मीनिंग बताना है। रेनी डे मतलब क्या होता है, रेनी डे माने होता है कठोर दिन, दुखमय दिन, कष्ट के दिन, तो मिजरेबल डे आपका सही आंसर हो जाएगा। सिनानिम्स बताना है, कन्फेस माने स्वीकार करना, तो किस माने और स्वीकार करना, तो एडमिट माने स्वीकार करना। वहीं डिनाई में इनकार करना होता है, रिजेक्ट माने भी इनकार करना, बैन माने रोक लगाना। तो ये तीनों जो है अपोजिट नहीं है, सॉरी अपोजिट हो जाएंगे आप। एडमिट जो है इसका सीधे सीधे सिनानिम्स हो जाएगा, क्योंकि सहमत, कन्फेस में सहमत होना या स्वीकार करना, स्वीकार करने के लिए एडमिट होता है, ये तीनों इनकार करने से रिलेटेड है, इसलिए ये नहीं हो सकते हैं। बच अगला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष करना होता है, तो संघर्ष करना मतलब क्लैश माने क्या होता है, संघर्ष करना भी होता है, टकराना भी होता है, यही इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा। वहीं पैक्ट माने समझौता, फ्रेंडशिप माने मित्रता, हाइड में छिपाना होता है। तो कुछ तो कन्फ्यूज करने के लिए आपको दूसरे तरह के वर्ड भी दे दिए जाते हैं। आगे आपको एरर बताना है, आइदर ऑफ द टू बॉयज़, तो टू डबल वो होना चाहिए यहाँ, ध्यान देना, अंसाल में टाइपिंग मिस्टेक।
दो लड़कों में से कोई भी आइदर मीन्स दो वर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में उपस्थित था। तो इसमें बताना है विच पार्ट इन द सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस में किस भाग में गलती है। तो आपको सीधे सीधे बता देना है आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नॉइदर, इनके बाद ठीक है एक वचन की वर्ब लगती है और जब इनके साथ आफ लगता है उसके बाद प्लूरल नाउन लिखा जाता है, इतना ध्यान देना। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी के बाद आफ प्लस प्लूरल नाउन लिखा जाता है, लेकिन वर्ब एक वचन की लगती है इसलिए वर नहीं होगा, यहाँ वाज होना चाहिए। तो जब वाज होना चाहिए तो गलती कहाँ है, वर में। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा उसको भी जान लेते हैं आप, तो पकड़ने में गलती समस्या नहीं होगी, आपको भूलेंगे नहीं आप। इस तरह से कोई भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आफ प्लस प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ एक वचन की वर्ब आपको लगाना होगा, इसलिए आप बहुवचन की वर्ब परीक्षा में दिए रहेगा, सही कर देना। एडवर्सिटी माने होता है विपत्ति, होता है एंटोनिम्स बताना है। तो एंटोनिम्स मतलब प्रॉस्पेरिटी माने होता है संपन्नता, एडवर्सिटी माने विपत्ति या ठीक है विपत्ति में होना, संपन्नता में ना होना। तो प्रॉस्पेरिटी माने संपन्नता, मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य होता है, डिजास्टर विनाश, क्राइसिस माने संकट। तो पहला ऑप्शन सही है। सिविलाइज्ड माने होता है सभ्य, तो इसका अपोजिट बताना, तो अनसिविलाइज्ड माने असभ्य, जेंटल माने सज्जन होता है, माइल्ड मिस होता है विनम्र होता है, हम्बल माने विनम्र होता है। तो ये तीनों हो नहीं सकते, तो अपोजिट चाहिए इसलिए अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। ये तो तीनों सिनोनिम से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर सेड टू थीव, पुलिस इंस्पेक्टर ने चोर से कहा डू नॉट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात ना करो, एंड कम टू द पॉइंट, और बात पर आओ, सही बात पर आओ, मुख्य बात पर आओ। तो सीधी सी बात इसमें आदेश दिया जा रहा है, तो सेट टू का क्या कर देंगे आप, ऑर्डर कर देंगे, डू नॉट को कर देंगे हम ऑर्डर द थीफ, उसके बाद जो है नॉट टू में बदल देंगे, बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। क्लियर, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। आगे, लेट अस प्रिपेयर फॉर द फूड सेड मदर, माँ ने कहा आओ भोजन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ भी ध्यान देना, परीक्षा में तो आपको एक ही करना पड़ेगा, एनी वन, लेकिन हम बता दोनों दे रहे हैं जानकारी के लिए, आपको एक ही करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पहले आपको मदर लिखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग स्पीच भले बाद में, लेकिन इनडायरेक्ट में पहले लिखना पड़ेगा मदर, ठीक है। अब यहाँ लेट अस आया है तो सीधी सी बात है प्रपोज जैसे स्टेट लगता है, तो इसलिए मदर, उसके बाद प्रपोज्ड कर देना, प्रपोज्ड, ठीक है, दैट कर देना, क्या कर देना, दैट, प्रपोज जैसे बाद दैट। अब लेट अस, ठीक है, अस को भी यदि में बदल देते हैं, तो यहाँ मदर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो दे कर देना, दे। लेट का शुड कर देंगे, दे शुड, शुड के बाद प्रिपेयर से लेके सब कुछ वैसे लिखने चले जाना। मदर प्रपोज्ड दैट दे शुड प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट्स, बस हो गया। आगे, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट डायरेक्ट, सिंपल सेंटेंस बनाना, द सन सेट द ट्रेवलर्स स्टॉप देयर जर्नी, सूर्य अस्त हुआ, यात्री लोग अपनी यात्रा को रोक दिए। तो सीधी सी बात है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स बनेगा, द सन हैविंग सेट हो जाएगा, हैविंग बीच में लगेगा, हैविंग सेट का थर्ड फॉर्म सेट गए, फिर कामा लगा के टी छोटे से कर देना द ट्रेवलर में, आगे सब कुछ वैसे लेके फुल स्टॉप करना, द ट्रेवलर हैविंग, द सन हैविंग सेट कॉमा द ट्रेवलर्स स्टॉप देयर जर्नी, अर्थ होगा सूर्य अस्त होने के बाद यात्री लोग अपनी यात्रा को रोक दिए। आगे, द स्पेयर द राइड स्पॉइल द चाइल्ड, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो सीधी सी बात इसमें कुछ नहीं करना है, एंड कर देना, क्लियर, एंड लगा के जोड़ देना है, स्पेयर द रॉड मतलब दंड देना छोड़ दो और बच्चा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्लियर, कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर यही बात अगर आपसे कह दीजिए कॉम्प्लेक्स बनाने के, तो आपको करना पड़ेगा इफ़ यू स्पेयर द रॉड कामा, ठीक है, यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, इस तरह से हो जाएगा। ये तुम दंड देना छोड़ दोगे तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड का है इसलिए एंड से लगा के जोड़ देना, इतना ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, आया कई बार। ओ आई वर चाइल्ड अगेन, असर्टिव सेंटेंस बनाना है, काश में दोबारा बच्चा होता, ओ हटा के आपको कर देना है आई विश दैट, एक्सीलेंट में दिया ओ वुड दैट ये सब रहता है, तो आई विश दैट कर दिया जाता है, आई विश दैट आई वर चाइल्ड अगेन, मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा बच्चा हो जाऊँ, तो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। आगे आपको दिए गए अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, डू यू नो वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स, क्या तुम जानते हो कि मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं। तो इसका करना क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सीधी सी बात है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो आपको ये बता देना है कि क्या आप मिस्टर शर्मा का निवास स्थान जानते हैं, इस थोड़े में हो जाएगा, क्योंकि एक ही वर्ब रहना चाहिए उसमें सिंपल सेंटेंस में। तो जहाँ मिस्टर शर्मा रहते हैं कहने मतलब उनका निवास स्थान, तो डू यू नो, ऐसे वेयर हटा देना, कंजक्शन नहीं लगेगा, मिस्टर शर्मा, शर्मा के बाद यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना और रेजिडेंस कर देना, RESIDENCE, प्रश्नवाचक का निशान। डू यू नो मिस्टर शर्माज रेजिडेंस, क्या आप मिस्टर शर्मा के रेजिडेंस को जानते हैं, इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। रहने के स्थान को रेजिडेंस कहते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा, क्या आप जानते हो कि मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं, यानी कि क्या आप मिस्टर शर्मा का निवास स्थान जानते हैं। बस इतने में आपको हिंदी के हिसाब से सोच के अंग्रेजी ट्रांसलेट कर देना।
अब देखिए करेक्ट एनीवन, कोई एक ही करना है लेकिन 4 दिया, चारों बता देना ताकि परीक्षा में कोई भी फंस जाए आप वही कर लेना, बाकी याद रहेगा तो आपकी इच्छा चाहे जो करो। ही गेव मी ए 10 रुपीज़ नोट टू ए बिगर, ही गेव ए 10 रुपीज़ नोट टू ए बिगर। तो यहाँ एक ही 10 रुपये का नोट है तो इसलिए रुपीज़ नहीं रहेगा, रूपी रहेगा, यस हटा दीजिए आप। वाक्य क्या है सही, वह भी नोट देखिए एक ही है, 10 रुपीज़ एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसमें यस लगता नहीं है, ठीक है सही है बात। आई हैव माई फ्रेंड्स डॉग हु इज़ अ गुड मैन, मेरे पास मेरे दोस्त का कुत्ता है जो एक अच्छा आदमी। तो यहाँ गलती सुधारना है, तो सीधी बात है हु के पहले एंटीसीडेंट आना चाहिए जिसके लिए हु आएगा, तो डॉग के लिए तो आएगा नहीं, जो एक अच्छा आदमी है, कुत्ता तो अच्छा आदमी है नहीं ना, तो हु के पहले क्या आना चाहिए, आदमी आना चाहिए, जिसके लिए हु के पहले यानी कंजक्शन के पहले रिलेटिव प्रोनाउन है ये, उसका एंटीसीडेंट होना चाहिए, तो फ्रेंड होना चाहिए, यहाँ डॉग आ गया है, गलत है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये अपोस्ट्रोफी हटा के आप से रिप्लेस करके फ्रेंड को इधर लाना है, तो हो जाएगा आई हैव, उसके बाद कह देना द, ठीक है, डॉग ऑफ, आई हैव द डॉग ऑफ, तो द डॉग ऑफ कर देंगे तो यहाँ से अपोस्ट्रोफी और डॉग हट जाएगा। आई हैव द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, इतना कर देना, उसके बाद फ्रेंड के बाद हु से आप जोड़ देना, जैसे आई हैव द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, मेरे पास मेरे दोस्त का कुत्ता है, ठीक है, हु इज़ ए गुड मैन, जो कि अच्छा आदमी है, हु मतलब यहाँ क्या फ्रेंड आ गया, यानी कि हु के तुरंत पहले फ्रेंड रहना चाहिए, डॉग नहीं रहना चाहिए, तो डॉग को इधर लाओगे आप लगा दोगे तो का अंग्रेजी भी हो जाएगी, द लग जाएगा क्योंकि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहता तो उसके पहले द लगता है। आई हैव द डॉग ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ अ गुड मैन। आगे है नो सूनर आई रीच्ड द स्टेशन दैन द ट्रेन हैड गॉन, तो इसमें आपको गलती क्या करना है, देखिए नो सूनर पहले आता है ना, सुधारना क्या है, डिड रहता है, नो सूनर तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लिखा जाता है, डिड लिख दिए, अब डिड लग जाने के नाते रीच नहीं रहेगा, रीच हो जाएगा, और दैन के बाद भी उसी टेंस का प्रयोग करना, दूसरे टेंस का नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो दैन के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट रहना चाहिए, इसलिए हैड गान हट के वेंट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि दैन के बाद जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर पालन किया जाएगा, डिड केवल इधर रहेगा, और इधर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड गान का वेंट हो जाएगा। अब यहाँ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, इसमें क्या गलती है, तो ये कहावत है तो इसके पहले ए रहता है, ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, इधर भी ए रहेगा, क्लियर, ध्यान देना, इधर ए बड़े से कह देना, लिटिल मेल छोटे से कह देना, और डेंजरस वाले स्मॉल से ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, इसका अर्थ होता है। चलिए देख लेते हैं, होमोफोन्स है यहाँ पर, करें कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, 2 पेयर दिएंगे, कोई एक आपको वाक्य में प्रयोग करना है, 2 वाक्य लिखना है, एक में इस कैरियर का प्रयोग करना है, इसमें एक या इसमें एक कर देना, एक दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है, और 2 मतलब एक वाक्य बनाना है, ताकि कि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए। मेक द डिफरेंस इन यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस सो टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, मतलब निम्नलिखित में से किसी एक का अपने वाक्य में प्रयोग करो ताकि उनका अर्थ कन्फर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो करियर के ऊपर आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, तो और ये करियर माने ढोने वाला वाहन, ये करियर माने व्यावसायिक जीवन, क्लियर। तो आज आप इन लिंचों का पाठ पढ़े थे कक्षा 10 में, ठीक है, ही हैड नेवर सीन दैट एड्रेस इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के जीवन काल में या व्यावसायिक जीवन में उस पते को, भगवान के पते को नहीं जान पाया था, क्लियर। तो कैरियर माने ढोने वाला या ले जाने वाला, तो अब ट्रक देखते हैं, ट्रक पे लिखा है तो गुड्स कैरियर, सामान वाहन, क्लियर। तो इसके ऊपर भी आप एक वाक्य बना सकते हैं, ठीक है, दैट कैरियर वाज, ठीक है, कैरिंग गुड्स, वह जो है वाहन सामान ले जा रहा था। तो कोई भी सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। सेल माने बिक्री होता है, तो आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं, दिस बुक इज़ नॉट फॉर सेल, यह किताब बिक्री के लिए नहीं है, ठीक है, कोई भी सामान बता सकते हैं, या दिस बुक इज़ फॉर सेल, कहते यह किताब बिक्री के लिए, दिस हाउस इज़ फॉर सेल, यह मकान बिक्री के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। सेल मतलब होता है बिक्री, इस सेल माने क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना, सेल मीन्स बिक्री होता है, यह नाउन है, और बेचना कहेंगे यस ई डबल एल होता है, यस या एल, सेल मीन्स जल पर यात्रा करना, क्लियर। तो ही सेल्ड ऑन द वाटर, वह जल पर क्या किया, यात्रा की। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके पास बुक होंगी, सीरीज होंगी, तो उसमें दिया भी है। अब चलिए देख लें, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन में आपको जो है देखिए दिया गया, मैं इसका बताते चले जा रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको, नहीं तो वैसे ही आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट होप। पहले कौन असंभव, पहले सब्जेक्ट लिखना चाहता हूँ, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब लगा दें, मानव जीवन है क्या है, असंभव है, ऑब्जेक्ट हो गया, बचा क्या है,
बिना आशा के बिना, यानी विदाउट होप। ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट होप। दूसरा सेंटेंस, यदि आशा ना होती, तो इसके अंग्रेजी होगा इफ़ देयर इज़ नो होप। इफ़ देयर इज़ नो होप, आशा ना होती, तो के लिए काम लगा देंगे। मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता, तो इसके अंग्रेजी हो गया ह्यूमन लाइफ। मनुष्य का जीवन का अंग्रेजी ह्यूमन लाइफ, मानव का जीवन या मनुष्य जीवन। तो बहुत, हाँ, बड़ा बोझिल, ठीक है, और दुखमय हो जाता है। इसके अंग्रेजी ह्यूमन लाइफ के बाद लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे वुड हैव बीन, माने हो जाता, क्या हो जाता, बर्डनसम एंड सारोफुल। बर्डनसम माने बोझिल एंड सारोफुल माने दुखमय। तो ह्यूमन लाइफ वुड हैव बीन बर्डनसम एंड सारोफुल, ठीक, बर्डनसम एंड सारोफुल। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं, तो इसके अंग्रेजी लिखना द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड होल ईयर। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम मतलब कठिन परिश्रम करते हैं, वर्क हार्ड होल ईयर माने साल भर, केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का आगे दिए गए मुख देखेंगे, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी होगा ओनली, केवल इसी आशा में, मतलब ओनली विथ वन होप, केवल एक ही आशा में या केवल इसी आशा पर कि, दैट मीन्स कि ओनली विथ वन होप दैट वे सफलता का मुख देखेंगे। आगे आगे भी पढ़ना पलटेंगे तो आपको पता है, वे सफलता का मुख देखेंगे मतलब दे विल गेट सक्सेस, कि सफलता का मुंह देखना मतलब वो सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा सफलता, वे सफलता का मुख देखेंगे, दे विल गेट सक्सेस। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, एक किसान, ए फार्मर, ठीक है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता, तो डज नॉट केयर, ठीक है, ध्यान नहीं रखता, ठीक है। तनिक भी मतलब स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट माने तनिक भी, स्लाइटेस्ट, SLITEST, स्लाइटेस्ट, ठीक है। और अब उसके बाद जो है किसका ध्यान नहीं रखता, घोर उष्णता और शीत का, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट माने होता है घोर या अत्यधिक भी होता है, EXTREM, एक्सट्रीम घोर या हीट मतलब होता है HEAT, एक्सट्रीम हीट, ठीक है। और कह रहा है कि एंड कोल्ड कह देना, शीत के मतलब क्या होता है एंड कोल्ड, ठीक है। आगे इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन कमाते हैं, तो इसी प्रकार मतलब इन दिस वे, या इन दिस वे माने इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन कमाते हैं, तो इसके अंग्रेजी क्या हो गया, द मर्चेंट, ठीक है। व्यापारी लोग व्यापार में धन कमाते हैं मतलब अर्न मनी इन बिजनेस भी कह सकते हो, या कह दो कि इन्वेस्ट मनी कह दो बस, ठीक है। धन सॉरी कमाते हैं नहीं है, लगाते हैं, तो लगाने का इन्वेस्ट भी होगा, फिर बता दे रहे हैं। इसी प्रकार मतलब इन दिस वे या इन द सेम वे भी कह सकते हो। द मर्चेंट माने व्यापारी या बिजनेसमैन भी कह सकते हो। लोग व्यापार में धन लगाते हैं, तो इन्वेस्ट में लगाना धन, ठीक है। द मर्चेंट इन्वेस्ट मनी, धन लगाते हैं किसमें, इन बिजनेस। वैसे इन बिजनेस नहीं भी करोगे तो चल ही जाएगा, क्योंकि व्यापारी में लोग हैं तो बिजनेस में ही लगाएंगे, तो इस तरह से आप इतने से भी कम सकते हैं, द मर्चेंट इन्वेस्ट मनी, ठीक है। इन्वेस्ट मीन्स लगाते हैं, निवेश करना, लगाना। केवल इसी आशा का आश्रय लेकर ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो, केवल इसी आशा का आश्रय लेकर मतलब इसका होगा ओनली विथ वन होप दैट, केवल इसी आशा का आश्रय लेकर या केवल एक ही आशा में की, ठीक है, उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो, तो देयर बिजनेस, उनका व्यापार विल बी, ठीक है, प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर देम, विल बी प्रूव्ड मतलब उनके लिए सिद्ध हो जाए, बेनिफिशियल लाभकारी फॉर देम माने उनके लिए। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है, तभी तो मतलब सो, इसीलिए या तभी तो, ठीक है। सो बुद्धिमान मतलब द वाइज एंड ग्रेटेस्ट मैन, ठीक है, महापुरुष लोग, महापुरुषों ने ग्रेटेस्ट मैन, और ठीक है ग्रेटेस्ट मैन कह दो या ग्रेट पर्सन्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। महापुरुषों ने मतलब महान लोगों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है, तो हैव कॉल्ड कहा है, क्या कहा है, ठीक है, होप, हैव कॉल्ड होप, आशा को कहा, क्या कहा है, एज द टग ऑफ द शिप, जहाज का संबल, ठीक है, जहाज का संबल कहा मतलब जहाज के संबल के रूप में आशा को कह दिया है। तो हाँ, जहाज का संबल का अंग्रेजी होगा TUG, टग माने तो संबल, ऑफ द शिप, जहाज का संबल,
ठीक है। तो टग जो होता है जो जहाज़ को रोकने के लिए जो बना रहता है इस टाइप में, उसी को टग कहते हैं। देखिए जो पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है इसी को टग कहते हैं। ठीक है, ये जहाज़ को रोकने की पानी की जहाज़ है। आई होप आपको पूरा सेट समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला सेक्शन डी जो है लिटरेचर है। लिटरेचर पोर्शन इस समय नहीं कराया जाएगा, क्योंकि आप जो भी पढ़े हैं लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर आप उसको केवल रिपीट करिए, आगे नया पढ़ने का समय नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, उसकी वीडियो तुरंत आपको बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही पेपर ख़त्म होगा आपका तुरंत मैं उसका सॉल्व भी डाल दूंगा तुरंत हल करके, ताकि आप मिला सकें आपके कितने क्वेश्चन कितने ढंग से सही हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ईश्वर से यही कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।